बात करते हैं लास्ट सेक्शन में डाइसैकेराइड्स की बात करी थी हम लोगों ने। डाइसैकेराइड्स तीन थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज कौन सा होता है? अल्फा बीटा? अल्फा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज की पहचान क्या थी? शॉर्टकट क्या था उसका? डीडी वुड। डाउनवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये था आपका ओएच की पोजीशन। बीटा फ्रक्टोज का क्या था? वुड, यूडी, अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। माल्टोज उससे मिलकर बना होता है। ग्लूकोज बोलना शुरू करो, ग्लूकोज ग्लूकोज। अल्फा अल्फा बीटा बीटा। हाँ, अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनता है माल्टोज। नाउ लैक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज होता है, हाँ, बीटा बीटा, दोनों में बीटा बीटा होते हैं, दोनों 1,4 से जो है आपस में जो है कनेक्टेड होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ईथर। इन तीनों डाइसैकेराइड्स में से कौन सी डाइसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग होती है? सुक्रोज। क्यों भाई? क्योंकि उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज 1 और 2 पे कनेक्टेड होते हैं, और जब दोनों में से कोई भी फ्री नहीं है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग है। फंक्शनल वाले कार्बन, ग्लूकोज का पहला है मेन फंक्शन वाला कार्बन, और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन सेकंड था, मतलब वही फंक्शन वाला कार्बन। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो हम बोलते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नाउ डाइसैकेराइड में एक चीज है, उसको मैं लिख देता हूं, वो ये है इन्वर्जन ऑफ शुगर। अच्छा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक चीज है, वो है इन्वर्टेड शुगर। देखते कितने लोगों को याद है इन्वर्टेड शुगर क्या होता है? इन्वर्टेड शुगर क्या, कौन है? सुक्रोज को बोलते हैं, फ्रक्टोज को बोलते हैं। देखिए ऐसा है, एक बार देख लो, थोड़ा स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है ये। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, उसको डालते हैं पानी में, पानी में डालते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो होगा, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, मशीन ये बताती है, मशीन क्या बताती है कि सुक्रोज होता है वो होता है डेक्स्ट्रो होता है। मशीन ये बताती है कि सुक्रो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज क्या होता है? लिवो होता है। जो इसकी मशीन से वैल्यू निकलती है वो होती है +52 डिग्री, +52 डिग्री, और ये होता है -92 डिग्री। तो इनका नेट क्या होगा बताइए? बताइए। माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है माइनस नहीं हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लिवोरेटरी। शुरुआत में जो कंपाउंड था वो था आपका प्लस, मतलब डेक्स्ट्रो। ये सब जो है हम लोग नहीं पता कर सकते, मशीनें बताती है, मशीनें बताती है डेक्स्ट्रो ये होता है। तो होता क्या है कि ये पानी में डालने पर अपना साइन चेंज कर रहा होता है, वो प्लस से माइनस हो रहा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इन्वर्जन शुगर? प्लस से किस में आएगा? माइनस में। बच्चों देखो, प्लस से माइनस में जा रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि इस मिक्सचर को ही बोलते हैं, इस मिक्सचर को वो बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड शुगर। क्या बोलते हैं? कई लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, भाई इसको नहीं देखा है एनसीईआरटी ने बोल रखा है इसको, ये आपका है इन्वर्टेड शुगर। ये शुगर मिक्सचर ऑफ ये, इसके लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल, उसका नाम होता है इन्वर्टेज। पढ़ रखा है ये? हाँ, इन्वर्टेज है, इसको लिखो आप लोग।
सुक्रोज को डालते हैं पानी में तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस होता है, उसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये जो मिक्सचर बनता है इस रिएक्शन का उसको बोलते हैं इन्वर्टेड शुगर, जो लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। अब इसके बाद जो चर्चा करने वाले हैं वो है पॉलीसेकेराइड की। मैं आपको पॉलीसेकेराइड अभी हाथों हाथ याद कराता हूं, तो फिलहाल जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है। अभी पॉलीसेकेराइड अपने सिलेबस में वो है 3 रखे गए हैं, इनके बारे में थ्योरी और डायग्राम जो है एनसीईआरटी ने चिपका है। ये सभी अपन अभी हाथों हाथ जो है समझते हैं। सिलेबस में 3 जो है वो है आपका स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन्स। ग्लाइकोजन से मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर हो रही है ना? जबकि हम बात करते हैं सेलुलोज और स्टार्च, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं ना। अब यहां पर इसके अंदर जो खास बात यह है कि किस तरह से कम मेहनत के अंदर हम लोग इन तीनों को याद कर सकते हैं, ऐसा क्या शॉर्टकट होना चाहिए। तो फिलहाल एक बार देखिए इसको बोर्ड पर, सब लोग देखिए बोर्ड पर। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख दी है जो कि आपको मिनिमम तरीके से याद होनी चाहिए। इधर एक बार आप देखिए, मैं जिस तरह से सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज अपन ने याद किया, मैंने कहा था तीनों के लाइन डायग्राम याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल टकाटक हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। पॉलीसेकेराइड याद करने का अगर पता करना हो तो फिलहाल मैं आपको ये 3 बातें बता रहा हूं, उससे आपके सारा पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। डायग्राम की प्रैक्टिस में करा दूंगा, तो बस देखना ही है आपको। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में सबसे बड़ी बात तो ये होती है पहले तो कि स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज होता है वो बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और ग्लाइकोजन जो होता है वो भी किससे मिलकर बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज की पहचान क्या है? बोलो शॉर्टकट बोलो। बीटा ग्लूकोज ओलोड, अरे हाय ना। ये जो शॉर्ट ट्रिक है उससे आपके बहुत सारे फायदा होगा। आपको क्वेश्चन, आपको डायग्राम भी है, याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप आराम से हिंट से निकाल लेंगे। अब इन तीनों को कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए पहले बात करते हैं स्टार्च की। आपको स्टार्च के ये दोनों याद कर लो, बाकी सारा काम हो जाएंगे। कैसे? स्टार्च के 2 टाइप होते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो 20% होता है, ये होता है 80%। ज्यादा कौन है? यस, अमाइलोज होता है वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि ये इनसोल्यूबल होता है। दूसरा डिफरेंस। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो है कि ये अमाइलोज होता है अनब्रांच होता है। क्या होता है? अनब्रांच। इसके अंदर अनब्रांच होता है, उसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक ही लिंक होते हैं, वो होते हैं 1,4। कौन से होते हैं? 1,4। अमाइलोपेक्टिन में ये अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच होता है, इसमें 1,4 भी होते हैं, 1,6 भी होते हैं। क्या यहां तक बात क्यों हो रही है? इसको याद करने में कितना समय लगता होगा? आधा घंटा। गांजा चूस के अगर याद करोगे तो आधा घंटा क्या, फिर 1 घंटा लग जाएगा भाई। हाँ। इधर 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 अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन में से कौन सा ब्रांच होता है? अभी याद करना है, अभी हाथों हाथ। कौन सा आपका याद, कौन सा होता है? हाँ, ये होता है ब्रांच, ये होता है अनब्रांच। अगर किसी को ये याद है तो उसको सेलुलोज भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? कि जैसा अमाइलोज है वैसे ही सेलुलोज होता है। सेलुलोज ब्रांच है अनब्रांच है? अनब्रांच। कौन सा लिंक होंगे? 1,2 या 1,2, 1,4 या 1,6? 1,4 लिंक। मतलब अल्फा ग्लूकोज, यहां पर अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और दूसरे अल्फा ग्लूकोज का 4th कार्बन आपस में कनेक्ट होकर डायग्राम बनाऊंगा अभी मैं, आपको पहचानना होगा। तो ये जो होता है ये बीटा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, लेकिन इसकी सारी कहानी अमाइलोज की तरह होती है। बात करते हैं यहां पर ग्लाइकोजन, ये पूरी कहानी जो होती है अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, इसमें सेलुलोज अमाइलोज की तरह होता है, एक ही डिफरेंस है कि ये अमाइलोज में होता है अल्फा ग्लूकोज, यहाँ क्या होता है? बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज याद करना होगा, कैसे याद करोगे? अमाइलोज की तरह होता है, एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है इसमें? हाँ, सेलुलोज में होता है बीटा ग्लूकोज और अमाइलोज में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। बात करते हैं ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन किसी को याद नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है वैसे ही ये जो होता है ग्लाइकोजन होता है, बस डिफरेंस एक ही है कि यहां पर ब्रांचेस थोड़ी कम होती है या ब्रांचेस ज्यादा होती है। ग्लाइकोजन किसकी तरह होता है?
क्या अंतर है? ब्रांच ज्यादा होती है। इन दोनों के अंदर कहां 1,4 लिंक होंगे, कहां 1,4 + 1,6 लिंक होंगे, बताइए। इसमें होंगे केवल 1,4 लिंक, यहां पर 1,4 1,6 होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ये तो थ्योरी तो हो गई खत्म। अब डायग्राम कैसे चमकेगा कि यार आंसर के अंदर इसको रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, मैं डायग्राम बताता हूं फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। आप एक काम करें, इसको आप लोग लिखें, आप लोग। इधर सब लोग देखिए, इधर पुलिस, मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप इतना करने के बाद, ये दो क्वेश्चन को देखने के बाद आप आंसर ही पढ़ेंगे तो आंसर ही जो है बिल्कुल खड़ाक से समझ आपको आएगी। अब यहाँ पर चर्चा का विषय ये कि आपको इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आएंगे तो मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अमाइलोपेक्टिन किससे मिलकर बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज में कौन से लिंक होते हैं? 1,4 1,6। क्या यहां तक ठीक है? इधर सबसे पहले आपको ये डायग्राम आएगा, पहला डायग्राम देखो, ये आएगा और ये पूछेगा कि ये क्या है, ये किस कंपाउंड, कौन से कार्बोहाइड्रेट का, रुको रुको, कौन से कार्बोहाइड्रेट का ये डायग्राम है। आएगा स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, आपका स्टार्च, जब वो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं ऑप्शन में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? देखो बच्चों, आगे जो है आपका बॉन्ड जा रहा है, मतलब ये आगे किसी को कनेक्ट होगा, और पीछे की तरफ भी एक बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें समझ में आएगा ये पॉलीसेकेराइड होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलीसेकेराइड है? हाँ,
हाँ, ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, मतलब आगे चेन जा रही है तो लंबी सी चेन होगी, तो पॉलीसेकेराइड होगा। हमें कैसे लगता है कि डाइसेकेराइड ही होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंबल एच होगा, ये जो है चेन रुक जाएगी, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पे एच होगा। समझ आपको आया? ठीक है, पहली चीज। मतलब कैसे पेपर में बच्चे कैसे करते हैं बता रहा हूं मैं आपको। ये बात, ऐसी बातें कोई बुक्स लिखती नहीं है कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। दूसरी चीज, अब पुलिस, हमें ये पता चल चुका कि पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड तो तीन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कैसे पहचानेंगे? तो उसमें कुछ तरीका है जो क्वेश्चन पॉपुलर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि इसके अंदर ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। अरे हाय ना। पहले तो ये बताओ कि ये अल्फा ग्लूकोज है बीटा ग्लूकोज है? इसमें ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड है, बताओ कौन सा है ये अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा अल्फा ग्लूकोज है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। अरे हाय ना। ये अल्फा ग्लूकोज, इस अल्फा ग्लूकोज से कौन से पे आपका ये टाइड है? 1,4 पे। अरे हाय ना। अल्फा ग्लूकोज वन, क्या यहाँ पे 1,6 है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,4 है वो अल्फा ग्लूकोज है, तो कौन सा होगा अपना ये किसका डायग्राम है? अमाइलोज का। समझ में आपको आ रहा है? ये डायग्राम जो है वो है अमाइलोज का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये रट्टा नहीं माना है, पेपर में बस आपको डीडी उड़ या उड़ उड़ याद करना है, उससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर, लेट से मैंने कहा आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये बताओ ये कौन सा होगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ये किसका था? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज जो है इस तरह से कनेक्टेड है नाउ, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। बीटा ग्लूकोज जो है आपका कनेक्टेड है, और ये 1 और 4 से कनेक्टेड है। बताओ ये क्या होगा? हाँ, ये होगा आपका सेलुलोज का डायग्राम होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ऐसा भी कर सकता है वो, देखो क्वेश्चन को टफ करना हो कर सकता है, क्योंकि डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में। वो क्या करेगा, वो बोलेगा सेलुलोज का कौन सा डायग्राम सेलुलोज को रिप्रेजेंट करता है, और से 4-5 डायग्राम दे देगा वो, उसके पास जगह की कमी नहीं है, आराम से। ये कैसे पता चलेगा कि ये डाइसेक्रेट नहीं है? ये लिंक आगे जा रही है, चेन आगे जा रही है, मतलब ये हो गया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हमने देखा कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउन, तो उससे आप आराम से पता लगाएंगे बीटा ग्लूकोज। पॉलीसेकेराइड में बीटा ग्लूकोज वाला एक ही कंपाउंड है, वो दे रखा है, वो है सेलुलोज। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? चिपको उसको, उस डायग्राम को बनाओ आप लोग। मोनोसेकेराइड खत्म, डाइसेकेराइड खत्म, पॉलीसेकेराइड खत्म। बात करते हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बात चर्चा करते हैं उसके ऊपर। कैसे कैसे क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं आजकल, ट्रेंड क्या है उसकी बात करते हैं।
अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में क्या रिलेशन होता है? अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में क्या रिलेशन होता है? वो आपस में एनोमर होते हैं। क्या होते हैं? एनोमर। ग्लूकोज और मेनोज में क्या रिलेशन है? वो C2 एपीमर है। ठीक। देखिए ऐसा है, ये जो क्वेश्चन बायो, मैंने आपको स्पेशली कहा था कि मैं बायोमोलिकुल्स पॉलीमर के अंदर हम लोग आपके जो कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं, उस थ्योरेटिकल चीजों से क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं अपन भी वो क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर जो पूछे जा रहे हैं उसकी तरह से बात करेंगे। बात शुरू करते हैं अमाइनो एसिड एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड में 5-6 टर्म्स हैं, उसको अगर आप समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने इधर, एसेंशियल अमाइनो एसिड का नाम और उनके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं ये सब पता है आप लोगों को? जो बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता उनका हम लोग बाहर से जो है फूड के थ्रू जो है लेते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का तरीका होता है कि वीआईपी होल में टीटी। बोलो, वीआईपी होल में टीटी। जिनको नहीं आप लिखो मत, अगेन लेक्चर सुन लेना। वीआईपी होल, वीआईपी होल नहीं होता है क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ऐसा कुछ है। वीआईपी होल में टीटी फुल फॉर्म जो है इसके अंदर, वेलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलानिन हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन ल्यूसिन मिथायोनिन थ्रियोनिन ट्रिप्टोफेन। अब ये जो है बातें जो है इसके अंदर, अच्छा है, कई सारे रेफरेंस बुक्स में 9 दे रखे हैं, लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में 10 दे रखे हैं, तो उसको तो है जाके देखना। इन सब के आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ पुरानी एनसीईआरटी में आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन को अलग अलग जो है सेम ला रखा है। मैं आपको एक और ज्ञान की बात बताता हूं। आइसो शब्द के 2 एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन जो है वो है आइसो ऑक्टेन, और दूसरा एक्सेप्शन है वो है आइसोल्यूसिन। क्या है? आइसोल्यूसिन। तो ये ध्यान रखना कि आइसोल्यूसिन में भी शब्द इसका एक्सेप्शन है, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसो। लेकिन आइसोल्यूसिन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नाम पहले ही दे देगा था लूसिन को। कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, अभी टेंशन मत करो। अब आपके 2 साल पहले जेई में क्या पूछा गया? इन सबके 1 लेटर कोड पूछे गए। इसमें फिनाइल इसका, यहां पे आर्जिनिन का, लाइसिन का, और फिर आपका इसका। तो यहां पर इसका तो आपका था वी, ठीक है, यहां पे आपका था आई, ठीक है। फिनाइल का था आपका एफ, तो लिखा है यहां पर एच का एच ही है। यहां पर आपका था आपका के, ये है आर्जिनिन। ए जो था वो एलानिन को दिया गया था। एलानिन का डायग्राम क्या तो बताऊंगा अभी आपको। ये डायग्राम याद रखना जरूरी है, क्योंकि उससे आपके पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड वाले क्वेश्चन हो पाएंगे ना। ये था आपका जो आपका ये लाइसिन है, ये आपका है ल्यूसिन। ये जो है आपका इसका नाम होता है लाइसिन, तो ये पर है लाइसिन, ये है ल्यूसिन। इसका जो था आपका वो था आपका के। ना मिथाइल का एम आपका है यहाँ पर, टी आपका यहाँ पे है, इसका आपका हो जाएगा डब्ल्यू, ये था। तो ये, अच्छा यहाँ पर नहीं, इसके अंदर यहाँ पर इसके, इसका अर्जिन का आर है ना, ये आपका हो गया आर और ये हो गया आपका के। तो कहने का मतलब ये जो है कोडिंग जो अलग चल रही है उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी के तो आप सट्टे मार ही सकते हो। 1 लेटर कोड को याद करना जरूरी है। अच्छा एक चीज और है, इसमें 3 लेटर सिंबल भी लिखे हैं एनसीईआरटी ने। पहले तो उस लेटर एक टेबल दे रखी है, उसमें ल्यूसिन आइसोल्यूशन को देखना है। पुरानी एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम सेम कर रखे हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ करेक्शन होगा, नई एनसीईआरटी में सही कर रखा है, देख लेना आप। नहीं है तो एक बार इंटरनेट पे देखना कि इसका डायग्राम होता है क्या, और फिर जो करेक्शन वो कर देना। दूसरी चीज, इसके 1 लेटर के कोड दे रखे हैं, और इसके साथ एक और दे रखा है, वो है 3 लेटर का सिंबल। 3 लेटर सिंबल का मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो ये आपका है वैलिन है, तो वैलिन का भी लिखा है VAL, ये दे रखा है। ये है ल्यूसिन का होगा LEU, क्या लिखा होगा? आइसोल्यूसिन का, हाँ IL, ये है आइसोल्यूशन का। तो ये तो फिर भी आसान है, आप आराम से जो है पेपर में जज कर सकते हो हाँ ये है क्या। लेकिन 1 लेटर कोड पर क्वेश्चन जो है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन थे, तो इसको जो है ये याद रखना जरूरी है, और स्पेशली वो जो कि आपके फिलहाल जो है असेंशियल है, और जो है आपका जिनके कोडिंग अलग अलग है। याद करने का तरीका क्या है? वीआईपी हॉल में टीटी, इसको आप लिखें। अब उसके आगे चर्चा करते हैं अपन, ये क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसके अंदर। और
क्वेश्चन मैं आपको दूं उससे पहले मैं कुछ बातें समझाता हूं ताकि आपको वो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जी, इसका डब्ल्यू होगा देखो। हाँ, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन है। ये आपका थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन है। क्या कर रहे हो? स्टार लगा उसमें, देखिए स्टार लगा हुआ है। स्टार जो लगा हुआ है वो सब जो है एसेंशियल अमीनो एसिड। ना इधर 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 इधर, अब आपको याद यहां पर ये, अच्छा ये जो सिंबल, ये ऐसा नहीं था कि जेई के अंदर एक पेपर में पूछ ले गए थे। जो वो आपके आजकल शिफ्ट होती है ना, तो मॉर्निंग इवनिंग और शिफ्ट में लगभग कम से कम 4 दिन तक लगातार इसके क्वेश्चन रहे। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकते दे रखे हैं एनसीईआरटी में। अब बात करते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ बच्चे अटकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। बात करते हैं सबसे पहले, वो है अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड। जब मैं अगर ये लाइन बोल दूं, सुनना, लाइन ये है कि all proteins are formed by alpha amino acid। लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ये सब सही है, ठीक है ना। ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने और अपने सिलेबस में अल्फा एमिनो एसिड दे रखे हैं। अब मतलब अल्फा एमिनो एसिड जो है वो ही सारे के सारे जो है चल के आगे प्रोटीन बनाते हैं। अब पहली बात, अल्फा एमिनो एसिड होते क्या है बच्चों? ये एक एसिड ग्रुप है, ये आपका अमाइनो ग्रुप है, दोनों एक कार्बन से लगे हैं। हमने कहा ये अल्फा का मतलब सीनियर कौन है इनमें से? कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके सीनियर के पास में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लगे हुआ है और एसिड ग्रुप लगा हुआ है, उसको बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। अगर ये आपका सीनियर कौन है आप बताओ, बोलना पड़ेगा आपको। ये सीनियर, ये मोस्ट ये रहा। इसके पास में ये है अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन। अल्फा बीटा किसने दिया था? कॉमन नेम ने या आईपीएसी ने? कॉमन नेम की अल्फा बीटा जो है कॉमन नेम के दिए हुए हैं। उसने ये कहा था जो सीनियर मोस्ट फंक्शन पे उसके ठीक बगल वाला पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ना ये, तो ये होगा बीटा अमीनो एसिड, ये हो गया आपका अल्फा अमीनो एसिड। तो समझना डिफरेंस। अब अपने अपने सिलेबस में ये है, उसने क्या क्या लिखा है कि उसने लिखा है कि दुनिया में जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो सब के सब होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं? एक को छोड़ के उसका नाम है ग्लाइसिन। तो बच्चों यहां पर ये जो है आपका, ये अल्फा अमीनो एसिड है या बीटा है? अल्फा है। क्या यहां तक ठीक है? तो यहां पर जो भी आर ग्रुप लगा हुआ है, आर इधर एच है तो बन जाएगा ग्लाइसिन, अगर आर सी एस सी है बन जाएगा एलानिन। तो उसने दो इंफॉर्मेशन लिखी है कि अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उसमें कायरल सेंटर होता है। लेकिन ग्लाइसिन में एच होता है, दोनों एच हो जाएंगे तो वो कायरल सेंटर नहीं होगा, वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने लिखी है कि अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं एल कन्फिगरेशन के। कौन से? इसका क्या मतलब बताइए? लिवर ऑर्टरी, क्या बोलते हैं इसको? रैपिड पड़ेगी, रैपिड। हाँ, सीनियर मोस्ट जाएगा ऊपर। अरे हाँ है ना। और यहां आपका लेटर CH3 है, मैं बात कर रहा हूं एलन की बात कर रहा हूं। यहां पे आएगा NH2 और यहां आएगा H। तो बॉटम का सेंटर पर NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम बोलेंगे एल कन्फिगरेशन का है वो। ये रिलेटिव कन्फिगरेशन है, नहीं आ रहा भाई। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं आर कन्फिगरेशन के, अमीनो एसिड होते हैं वो तो एल कन्फिगरेशन के। क्या आपको समझ में आया? लिखी हुई लाइन है, नहीं आ रहा भाई। तीसरी खास बात वो है ज्यूटर आयंस। इसमें जो भी अमीनो एसिड होते हैं, ये मान लो ये अल्फा अमीनो एसिड है, इसके बाद एसिड है, ये बेस है। एसिड जो होता है वो H पे सप्लाई कर सकता है, तो जो सप्लाई करेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। यहाँ का H यहाँ जाएगा क्योंकि ये बेस है, बेस H पे एक्सेप्ट करेगा तो ना उसके पास H हो जाएंगे 3, तो ना आएगा ये प्लस चार्ज। तो ये है, ये जो है इसको बोलते हैं डाइपोलर स्पीसीज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? डाइपोलर क्यों बोला गया? क्या दो चार्ज है क्या बच्चों? तो ये जो डाइपोलर स्पीशीज है इसको नाम दिया गया है आपका ज्यूटर आयंस। क्या यहां तक ठीक है? अब एक चीज जो नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में समझा रहा हूं कि ताकि वो आपको अपने इसके मॉड्यूल में आपको फायदा हो। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्वेश्चन इसमें जेई में आपका रखा है लेकिन एनसीईआरटी में है नहीं।
आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या होता है समझते हैं। ये है मान लो ग्लाइसिन है, इस ग्लाइसिन को मान लो मैं दे दूं यहां पर OH मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बताओ ये कहां पे हमला करेगा? यहां पर एसिड क्या सप्लाई करता है? H+। तो ये बेसिक जो होगा वो अटैक करेगा इसे H+, खा जाएगा इसको। तो ना यहां से निकल जाएगा पानी। अरे हाँ है ना, क्या बचेगा बताइए? NH2CH2CO-। बेसिक मीडियम में ये बना रहा है ऐसे ना। बात करते हैं यहां, अगर मैं कह दूं यहां पे H+ एसिडिक मीडियम में, बताओ अब क्या होगा? क्या एसिड एसिड रिएक्शन करेंगे आपस में? नहीं। क्या बेसिक रिएक्शन कर सकता है? तो ना यहाँ के लोन पे थे, तो ना यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा NH3+ और ना यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा COH। अरे हाँ है ना। अब देखिए बेसिक मीडियम में ये बना रहा है, एसिड मीडियम ये बना रहा है। कहां पे ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। क्या यहां पर है? तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है वो पीएच जिसमें अमाइनो एसिड जो होता है न्यूट्रल कंडीशन में हो। अगर पीएच को कम ज्यादा किया तो उसमें वो चार्जेस बना लेगा, आयंस बना लेगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है वो मिनिमम पीएच जिसमें कोई भी अमाइनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में हो, कोई चार्ज ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब होता है पीएच से। क्या मतलब है? पीएच से। कौन सा पीएच? वो मिनिमम पीएच जिस पर वो, हाँ हाँ, इसमें कोई चार्ज ना हो, इस पर इसकी सोलिबिलिटी मिनिमम होती है। एक काम करें, ये इसको आप नोट करिए, मैं आपको यहां इसकी जो मैं बात बोल रहा हूं उसको मैं लिख लेता हूं। इस आर पर अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, इस आर पर यहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप होंगे तो बनेगा वेलिन। आइसो पीआर स्टैंड फॉर जो है आइसोप्रोपाइल। लिखा है द पीएच एट विच अमाइनो एसिड इज फाउंड एज न्यूट्रल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब होता है यहां पे कोई चार्ज नहीं है, नॉन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या हो गया? कई भाई लोग मुझे कल वहां मिल गए थे, कई भाई लोग जो है वहां पे आए थे, फोटो भी खींचे हमने। मैं कहा तुम आए हो तो फोटो तो खींची लो कम से कम। उनका ध्यान फोटो में था ही नहीं ना, खाने खाने पे लगा हुआ था। हाँ पहले तो फोटो खिंचवा लिए, मेरे साथ वो नहीं था। भाई तुम कौन से एंगल से देख रहे हो?
मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। अरे बोलना नहीं, मैं तुझे समझाना है तुम्हें। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये इच्छा हो रही है? कई लोग तो जो है आपस में जो है व्हाट्सएप पे, एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे चैटिंग दिखाई कि उसने मेरे दोस्त को जो है चैटिंग लिखा, फंक्शन की बता रहा हूँ, और फिर नीचे फोटो लिखा, फोटो भेजा, फोटो समझ गया किसका, और फिर नीचे लिखा मिशन कंप्लीट। मतलब पता नहीं जो है मिशन पे लगे हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, मेरा मिशन कुछ नहीं, तलाक कराऊंगा तुम क्या मेरा, यार ऐसा मत करो यार। आइसो नीचे लिखना, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन लिखिए। इस पर जो है सोलिबिलिटी जो है मिनिमम होती है, लिख देना कि इसमें मिनिमम जो है सोलिबिलिटी होती है। मैं आपको जो है लास्ट पॉइंट जो है समझा रहा हूं, वो है पेप्टाइड फॉर्म का फॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आप करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। कहानी ये है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं, सब लोग एक बार देखिए बोर्ड पर। पेप्टाइड बॉन्ड, उस पर 3 बार प्रश्न आ चुका है कि कौन सा बॉन्ड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो पहले अपन इसे जुड़ी हुई एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं, और फिर अपन क्वेश्चन करते हैं जेई तक, ताकि पूरा जो है कवर हो जाए। एमाइनो एसिड, जैसे मकान में ईंटें होती है, ईंटों से जो है वॉल्स बनती है, वॉल सब बना लेंगे, फिर पूरा जो है कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि मकान बन गया। तो मकान जो है पॉलीमर फॉर्म्ड है, और ईंटें जो है ब्रिक्स हैं वो है मोनोफॉर्म। उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, वो बनाते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनते हैं पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है। क्या है? उसका मोनोमर कौन होगा? अमाइनो एसिड। मतलब अमाइनो एसिड को रिपीट करते रहेंगे, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, इस तरह चलता रहेगा। तो फिर बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनेगा आपका पॉलीपेप्टाइड, उससे बन जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, अब यहां पे अपने खास काम की चीज क्या है? अगर मैं आपसे कह दूं पॉलीपेप्टाइड के लिए कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए? हाँ, इधर भाई लिखो मत, सुनना है दोस्त, लिखना है नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं आपको कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए, या फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन अलग से पूछ लूं ऐसा कि प्रोटीन के लिए कितने पॉलीपेप्टाइड होने चाहिए, तो यहां पर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दिक्कत आ सकती है कि लिखा है एनसीईआरटी में। तो पहले सुन लो कि अमाइनो एसिड अगर 2 मिल जाए आपस में, 2 अमाइनो एसिड मिल जाए, तो हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। ठीक है, अगर 3 अमाइनो एसिड मिल जाए क्या बन जाएगा? बोलो भाई बोलो। ट्राई पेप्टाइड। क्या बनेगा? डाई। मैं कैसे बनेगा बेटर बताऊंगा अभी आपको। पहला में क्या लिखा हमने? डाई पेप्टाइड। अगर आपके सामने अगर अमाइनो एसिड 10 से ज्यादा हो, मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 10 हो जाए, तो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका मोर देन 10 में बनेगा पॉलीपेप्टाइड। क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। अगर किसी भी पॉलीपेप्टाइड के अंदर अगर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हैं, किसी पॉलीपेप्टाइड में अगर 100 से ज्यादा, मोर देन 100 हैं, तो बनता है आपका प्रोटीन। क्या बनता है? इसका एक एक्सप्लेन दे रखा है। तो आंसर लिखा है कि प्रोटीन आर क्या, प्रोटीन होते क्या है, तो उसने लिखा है ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिसमें अमीनो एसिड 100 से ज्यादा होते हैं, ऐसे पेप्टाइड्स को बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन। उसने लिखा है एक्सेप्शन, वो है इंसुलिन। इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51। क्या आपको यहां से बात की हो रही? अब बच्चों, हम ये तो थ्योरी हो चुकी है। अगेन पॉलीसेकेराइड आपको याद करने के लिए, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? बच्चे फंसते क्यों? बच्चे ये फंसते हैं, हम जनरली हम आपस में बातचीत करते हुए बोलते हैं कि 2 या 2 से 2 से हम कहते हैं मोर देन 2, हम बोलते हैं पॉली, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो यहां बच्चे फंसते हैं।
तो अपने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर चाहे बात करें कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि मोर देन 10 अगर कोई यूनिट देता है वो सैकेराइड होता है, वो होता है पॉलीसैकेराइड। अगर कोई मोर देन अगर 10 अगर यहाँ पर अमीनो एसिड होते हैं उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, वो आप जानते हैं, आराम से देखते हैं क्या। ये आपका जो है ग्लाइसिन है और ये है एलानिन। क्या है? एलानिन। किसी भी खास बात, किसी भी अमीनो एसिड को जब लिखते हैं तो हमेशा नाइट्रोजन का जो टर्मिनल है उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और कार्बन का जो टर्मिनल है उसको लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। ये तरीका है। ये है एन टर्मिनल, ये है कार्बन टर्मिनल, सी टर्मिनल। ये तो बायो में पढ़ते हो ना। एन टर्मिनल किधर लिखते हैं? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, और सी टर्मिनल को राइट हैंड साइड। अब मान लो ये अलग अलग अमीनो एसिड हैं। ये बच्चों जो है बेस है, ये बेस है। क्या कोई गरीब इंसान है यहाँ पर? आए, ये अमीर इंसान है, ये गरीब इंसान है। तो ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर, इसको हटा देगा। इस रिएक्शन का टाइप होगा एनएसआर। कुछ आपको याद आया? तो यहां से निकल जाएगा वाटर, और निकल जाएगा वाटर। वाटर कैसे निकलेगा? ये तो ओएच निकल रहा है यहाँ से। यहां से निकलेगा एच। तो ना यहाँ पे NH2, नाउ CH2, C डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा NH, ना आ जाएगा CH, CH3, ना यहाँ आ जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा OH। समझ आपको आ रहा है? आपने इसके अंदर ये कौन सा फंक्शन होगा बताओ? अमाइड है, सेकेंडरी है, या फिर ये सेकेंडरी है या टर्शरी है? हाँ, क्या ये सेकेंडरी अमाइड है? नाइट्रोजन की जो है कार्बन जो है दो से कनेक्टेड है। इसी सेकेंडरी अमाइड को बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं बताओ भाई? सेकेंडरी अमाइड को। समझ आपको आ रहा है? अब एंसिडेंट नाम दे रखा है, इसका क्या नाम था? बोलो भाई। ग्लाइसिन। इसका नाम था एलानिन। क्या नाम था? जब बच्चों पेप्टाइड बनता, इसको क्या बोलेंगे? डाई या ट्राई या पेंटा, क्या बोलेंगे? डाई। जब आपको डाई पेप्टाइड का नाम लिखना होता है तो उस कंडीशन में इनके 3 लेटर के सिंबल चलते हैं। 3 सिंबल होगा GLY और यहाँ पे होगा LA। तो ना यहाँ पे आएगा GLY और फिर आपका डैश पे लिखेंगे LA। ये डाई पेप्टाइड का नाम है। नाम कैसे लिखेंगे इसके अंदर कि ये कहां से आया? ग्लाइसिन से आया। ये कहां से आया? एलानिन से आया। तो ये इसका नाम हो गया। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? तो मैंने अभी आपको पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड की बात बताई, मैंने आपको डेंसिटी का डायग्राम मैंने बताया है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आसान रहेंगे, एक बार ट्राई करो उसको, लिखो इसको। नहीं, इधर अगर सपोज यहां पे ग्लाइसिन हो तो भी तो ये सेकेंड एमिडीज होगा। तो सोच एक बार, तू क्या बोल रहा है? हाँ,
बच्चों ये क्वेश्चन जो है कहीं पूछा गया है कि पॉलीपेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज के अंदर सेकेंडरी अमाइड वाला जो है फ्रेमवर्क जो है इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, मोर देन 100 जो लिखा है आंसर की बात बताता हूं। उसने लिखा है जब किसी पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 100 अमाइनो एसिड होते हैं ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स को बोलते हैं प्रोटीन। उसने फिर लिखा है कि कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं जहां पर अमाइनो एसिड जो है 100 से कम पाए गए हैं। उसने दे रखा है एग्जांपल इंसुलिन का, इंसुलिन में 51 ही होते हैं। तो ये जो बातें बताई मैंने वो है एनसीईआरटी की। अब दो क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने जिस पर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि उसने डाइपेप्टाइड को लिखा है एनसीईआरटी ने। तो दो क्वेश्चन ऐसे लगते हुए मैंने आपको दिए, एक बार अटेम्प्ट करें इसको। नाउ इस क्वेश्चन ये पता होना चाहिए इधर कि ये आपका देखिए NH2CO ये आपका आया, एक से आया नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन से लगा कार्बन तक ये आपका जो है एक कंपाउंड है, एक अमीनो एसिड है। यहां से नाइट्रोजन से लगाकर ये कार्बन तक अगेन ये आपका दूसरा एक अमीनो एसिड होगा ना। यहां से लगाकर यहां तक जो है तीसरा अमीनो एसिड होगा। ये है ट्राइपेप्टाइड। नहीं आ रहा, मना कर दो। इसका नाम ये था वेलिन, था आपका वेलिन VAL। इसका नाम ये आपका है एलानिन ALA। ये वाला ये है ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन। ये इसका नाम है। क्या यहां तक ठीक है? आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करेंगे? तो नाम जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बात करते हैं यहां पर ग्लाइसिन और एलानिन से हमें डाइपेप्टाइड बनाना हो using glycine and alanine, how many dipeptides can be formed? हाँ, आंसर बताओ भाई। आंसर होगा 4। कैसे? ग्लाइसिन ग्लाइसिन, फिर एलानिन एलानिन, फिर आपका जो है ग्लाइसिन और एलानिन, और एलानिन ग्लाइसिन। ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे यार? अरे ये सेम ही तो हो जाएंगे भाई, अलग अलग होंगे। ये आप ही जो डायग्राम बना रखा है ये वाला डायग्राम, उसमें अगर एलानिन को पहले ले लो आप तो डायग्राम अलग बनेगा। नहीं आ रहा भाई? आ रहा। मैं आपको अब देता हूं इसकी दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा स्टेट में मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आपको बस सट्टे मारने, ट्रू एंड फॉल्स। आपको बोलना नहीं है, मैं इंसर्ट स्टेटमेंट मैं जब बोल दूंगा सारे खत्म कर दूंगा तब अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स। स्टैंड बोला नहीं, उससे पहले बच्चा बोला ट्रू होगा। इसलिए ये चमत्कारी जो गुण तभी आते हैं। हाँ, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है पता है। हिमालय पे जाना पड़ता है। हिमालय पे नहीं, रशिया जाके आते हैं आजकल। जैसे ही वहां जाके आते हैं इनके चमत्कार पे जो चमत्कार कर रहे होते हैं ये। हाँ, पहला असाइनमेंट लिखे।
लिखें, बोलना नहीं है, लिखना है। लिखें, all protein are made of all protein are made of अल्फा अमाइनो एसिड। मैंने कहा था बोलना नहीं है भाई। दूसरा पॉइंट लिखिए, आर मेड ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन टेट्रापेप्टाइड इन टेट्रापेप्टाइड इन टेट्रापेप्टाइड 3 पेप्टाइड लिंकेज is observed. 3 peptide linkage is observed. Now third point. Generally, polypeptide containing more than 100 amino acid are called protein. Next लिखिए statement. All amino acid are optically active. Next लिखें statement. 8 isoelectric point solubility is maximum. Last लिखें statement. Last statement लिखिए. Optically active amino acid contain L configuration. L को कैपिटल करना, कैपिटल L configuration. हो गया? इस तरफ के 6 स्टेटमेंट है ना, एक बार पहला स्टेटमेंट ये आपका बिल्कुल ट्रू है, दिखाया इस पर एनसीईआरटी. इन टेट्रापेप्टाइड 3 पेप्टाइड लिंकेज, गलत नहीं होगा ये. तो टेट्रापेप्टाइड लिखा है मतलब कि इसका मतलब, अब सुनो, टेट्रापेप्टाइड में अमाइनो एसिड की संख्या होगी 4, लेकिन पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे 3.
क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट, जनरली पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग मोर देन 100 अमीनो एसिड, ये ट्रू है, लिखा है इस पर। इसका एक्सेप्शन क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने? इंसुलिन कितने होते हैं अमीनो एसिड? 51। तो ये आपका जो है ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना। फोल, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्शन था ग्लाइसिन, तो आपका ये फोर्थ वाला जो आपका है फॉल्स है ना। फिर ऑल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, 8 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सोल्युबिलिटी इज मैक्सिमम, गलत है, मिनिमम होता है, तो ना ये आपका है फॉल्स। ना ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड कंटेन एल कन्फिगरेशन, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये। तो ये आपके थ्योरी वाले पॉइंट मैंने आपको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में लिखवा दिए ताकि आपको जो है ध्यान रहे। आगे इधर लास्ट चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर है प्रोटीन की, समय बचेगा तो फिर बात करेंगे प्यूरिफिकेशन बात की। इधर देखो, इधर इधर प्रोटीन में 3 खास बातें हैं, और तीनों खास बातों को अगर आप 1 बाय 1 पढ़ते हैं तो फिर उसमें कुछ रहता नहीं है। प्रोटीन को पहले तो पहला पॉइंट तो ये है कि उसको शेप के बेस पे जो है अलग किया गया है, उसको स्टडी के बेस पे भी उसको डिवाइड किया गया है। अब ये इसका मतलब क्या है? शेप के बेस पर 2 पार्ट कर रखे हैं, एक तो है आपका है फाइब्रस प्रोटीन और आपका है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और है ग्लोबुलर। एक मिनट रुके, किससे अपने ये एंजाइम भी प्रोटीन के होते हैं क्या? एंजाइम ने लाइन लिखी है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब के सब ग्लोबुलर होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, लिखा है उसने लाइन, एंजाइम में लिखी रही। मैं आपको बता रहा हूं कि थ्योरेटिकल में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो अपने काम की चीज है। अब पहले बात करते हैं फाइब्रस क्या होता है, ग्लोबुलर क्या होता है। आपके जो हेयर हो गया, आपकी स्किन हो गया, ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, ये सब बनी होती है फाइब्रस से। और ऐसे प्रोटीन जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं वो है ग्लोबुलर। जैसे फॉर बात करते हैं हम लोग एल्यूमिन, है ना, एक में होता है ना, एक में जो होता है प्रोटीन वो वैसे वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो आपका होता है ग्लोबुलर। समझ में आपको आ रहा है? तो आपको क्या करना है एनसीईआरटी में, इसके 2 एग्जांपल दे रखे और इसके 2 एग्जांपल दे रखे हैं, वो दोनों याद होने चाहिए। एक तो है आपका हेयर में कौन सा होता है? केराटिन। मसल्स में कौन सा होगा? मायोसिन। अरे हाँ, है ना। तो ये 2 एग्जांपल रखे हैं, 2 एग्जांपल याद रखे और याद होने चाहिए। अब बात यहां, ये तो याद होते हैं ताकि बच्चों को तो बायो पढ़ता है इतने याद होते हैं। बात करते हैं यहां पे ये क्या चीज है। देखो, जो आंसर ने लिखा है इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। आप मान लीजिए आप किसी लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट जो है कुछ वो पढ़ाई कर रहा है, आप पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो ये कह रहा है कि मैं अमाइनो एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ रहा हूं या उसको स्टडी कर रहा हूं। इस बात का मतलब ये है कि वो अमाइनो एसिड या फिर प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन की बात कर रहा है, वो प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की बात कर रहा है। अभी बच्चों आपने ये नाम लिखा ना, ये ग्लाइसिन, अरे हाँ, है ना। और फिर लिखा है अलानिन। क्या इनमें अंतर है? क्या अंतर है? हर प्रोटीन खास है, तो आप उसके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो काफी मैटर करता है। तो कोई भी साइंटिस्ट अगर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को पढ़ रहा है या उस पर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, हम बोलेंगे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को रीड कर रहा है। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लिखा है मैंने यहाँ पे, ये मेन थीम है। क्या यहां तक बात की हो रही है? अच्छा, अगर बाई चांस लेट से कोई साइंटिस्ट, अब मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन के 2 टाइप होते हैं क्या? हीमोग्लोबिन के 2 सब यूनिट होती है, जानते हो ना। अगर कोई साइंटिस्ट किसी भी प्रोटीन के सब यूनिट की डिस्कशन कर रहा है या उसको स्टडी कर रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, हम बोलेंगे वो 4th डिग्री को रिसर्च कर रहा है। किसको रिसर्च कर रहा है? रिसर्च मतलब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन के सब यूनिट्स की स्टडी करना। ठीक है, पहला हो चुका, फर्स्ट हो चुका, 4th हो चुका है। अब इनकी बात करते हैं। जब कोई साइंटिस्ट प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है उनके शेप को स्टडी करता है, तो उसको बोलते हैं कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा है। अब ये जो सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो है, हमने ये बात करें शेप की बात करते हैं, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो शेप जो है वो 2 तरीके से जो है आंसर दे रखे हैं। वो आपका है अल्फा हेलिक्स और आपका दे रखा है इसमें है बीटा प्लीटेड
अब बात करते हैं ये है क्या चीज। तो फिलहाल मैं आपको एक डायग्राम, एंजाइम डायग्राम बनाया तो रखा है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसने क्या क्या ज्यादा कुछ लिखा है, और वो क्या क्या लिखा है उसको समझ लेते हैं एक बार। अल्फा हेलिक्स मतलब होता है कि ये आपका राउंड ऐसे ऐसे इस तरह से ना, यहाँ इसके अंदर ये जो बीटा प्लेटेड शीट जो शीट होती है, तो उसके अंदर वहां पर जो डायग्राम कुछ बना रखा है ऐसा ऐसा होता है। ये आपका जो है डायग्राम होगा इस तरह से, ये आपका इस तरह से होगा। इन दोनों के अंदर देखा जाए तो सब कुछ जो है जिगजैग फॉर्मेट में चल रहा है। इसमें जिगजैग फॉर्मेट में, इसमें जो है आपका स्फेरिकल है। अब इसमें इसमें अंतर क्या है, ये जो बीटा प्लेट जो शीट है इसका मतलब ये कर्टन्स दिख रहे हैं आपको, ये कर्टन्स दिख रहे हैं, कर्टन्स। ये जो अपने जो मोड रखा है ना, फोल्ड कर रखा है, दिख रहा है आपको, ये यही लिखा है उसने। तो ये जो प्लेटेड जो लिखा हुआ ये इस जिगजैग फॉर्मेट में रहता है वो। तो जो अगर आपका इस तरफ रहता है तो उसको हम बोलेंगे ये आपका बीटा प्लेट शीट हो गया, और इस तरह से रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्फा हेलिक्स होगा। ये ऐसा होता क्यों है, तो उसने बोला है कि वो है एच बॉन्डिंग वजह से। क्या होता है, किसी भी अमाइनो एसिड में क्या एक्टिव एच है, सोच के बताओ। नाइट्रोजन के पास एक्टिव एच तो है ही है। नाउ क्या यहां पर ऑक्सीजन भी है, क्या ऑक्सीजन भी है। तो बच्चों इसके अंदर एच बॉन्डिंग होने की वजह से, एच बॉन्डिंग होने की वजह से ऐसे ऐसे शेप बनते हैं। क्या आपको ये समझ आया? इसका क्या एग्जाम्पल बताया था मैंने, ये कर्टन्स में जो प्लेट पड़ी लगी हुई है वैसा शेप होता है, उसने उसी को लिखा है उसने डायग्राम को। अब बात करें टर्शरी, ये जो आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा जो शीट्स होती हैं, ये अगर बहुत सारी इकट्ठी हो जाए तो ये पूरा कंपोनेंट जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका है टर्शरी स्ट्रक्चर। उसने अपने काम की चीज क्या है, अपने काम की चीज दो है। क्या लिखा है वैसे मैंने यहां पर, ये हाँ, ओवरऑल फोल्डिंग। तो ये जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा हेलिक्स बीटा जो इनका पूरा कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो कुछ आपका टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसके अंदर खास बात क्या है, ये पूरा का पूरा ये अगर ये जो बनेंगे तो फाइब्रस और ग्लोबुलर के फॉर्म में पाए जाएंगे। किस स्ट्रक्चर से फाइब्रस और ग्लोबुलर की पहचान होती है, बोलना पड़ेगा आपको, वो है टर्शरी से। टर्शरी से ना मेन चीज है वो उसने लिखा है कि यहां पर उसने 4 फोर्सेस की बात करी है। एच बॉन्डिंग, फिर आपका है इसमें एच बॉन्डिंग के बाद फिर लिखा है उसने आयनिक अट्रैक्शन, तीसरा उसने लिखा है यहां पर सल्फर सल्फर लिंकेज, और फिर लिखा है वंडरफुल फोर्सेस। इन 4 फोर्सेस की वजह से यहां पे ओवरऑल फोल्डिंग होती है। 4 फोर्सेस कौन से हैं, एच बॉन्डिंग, आयनिक अट्रैक्शन, सल्फर सल्फर लिंकेज, उसके बाद वंडरफुल फोर्सेस। इन चारों की वजह से वो बनती है ओवरऑल फोल्डिंग। क्या यहां तक बात क्यों हो रही है? किसी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा, ये डिवीजन किस बेस पे किया गया है? हाँ हाँ, स्टडी के बेस पे कि कोई साइंटिस्ट किस पे काम कर, उससे फायदा ही रहेगा कि कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहा है प्रोटीन पर। तो अगर आप पूछोगे कि आप किसकी रिसर्च कर रहे हो, वो कह रहा है आपका क्वार्टनरी कर रहा हूं मैं, 4th डिग्री कर रहा हूं। नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाँ वो किसकी बात कर रहा है। क्या आपको समझ आपको आ रहा है? प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है? हाँ, अमीनो एसिड। मैंने पहली बात कर ली, मैंने दूसरी बात कर ली, अब लास्ट बात। एक शब्द लिखा हुआ है प्रोटीन का डीनेचुरेशन। क्या लिखा गया है? डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, किसी प्रोटीन को फिजिकली या केमिकली, मतलब उसको गर्म करें या उसमें कोई डाल दें केमिकल, तो प्रोटीन का शेप जो है आपका डी शेप हो जाता है। उसमें कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 4th डिग्री क्या खराब होगा? 4, 3 और 2 सब खराब हो जाएंगे, लेकिन प्राइमरी खराब नहीं होगा। क्वेश्चन आ रखा है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है? 1 डिग्री। 3 बातें हो चुकी है, लिखी हुई है एनसीईआरटी ने। अब जो घर जाकर उसको हल्का सा रीड करना है, लिखो इसको। अगले 2 लेक्चर अपन बात करेंगे वो है डिटेल में बात करेंगे, वो है प्यूरिफिकेशन और एनालिसिस। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर अपन एक काम करेंगे, 15 मिनट के लिए अपन मॉड्यूल का डिस्कशन भी कर लेंगे। जी हाँ, उसमें प्यूरिफिकेशन के अंदर अपने देखो प्यूरिफिकेशन और एनालिसिस की बात करेंगे। हाँ, और क्या, जाना पड़ेगा ना यार, जाने का वक्त आ चुका है। और क्या
अगले 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन की बात करेंगे। मेन तो थीम ये कि डिस्टिलेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन आते क्या हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिस्टिलेशन या कौन सा प्यूरिफिकेशन किस प्रिंसिपल बेस्ड है, स्टिमुलेशन कब यूज करते हैं, कब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, कब हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ये। दूसरा ये कि इसके कौन कौन से मिक्सचर को, किन सैंपल्स को हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि वाटर प्लस एनिलीन को कैसे अलग करेंगे। यह आता है क्वेश्चन आपका आ जाए कि वाटर प्लस कैम्फर को या वाटर प्लस शुगर को कैसे अलग करेंगे, तो उसका एग्जांपल हमें पता होना चाहिए। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि वो आती है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी को अगले लेक्चर में समझेंगे डिटेल के अंदर। फिर बचता है वो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, एनालिसिस की बात करेंगे कि किस तरह से बिना फॉर्मूले याद किए हम जेल्डास, ड्यूमास और केलियस मेथड वाले क्वेश्चन को कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्मूले याद करने जरूरी नहीं है। आंसर ने बहुत से फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन वो फॉर्मूले को अगर आप याद करोगे तो बार बार आपको रिवीजन करते रहोगे और कई बार ऐसा होता है फॉर्मूले भूल जाते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन कैसे आपके आते हैं तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। क्रोमेटोग्राफी एक काम करेंगे आप लोग, अगले लेक्चर के अंदर आप आंसर ही लेके आना। आंसर लेके आ सकते हो। आज हमने क्या पढ़ा है वैसे? पहले पढ़ा हमने पॉलीसैकेराइड, क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा हमने अमाइनो एसिड, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोटीन। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड कितने हैं सिलेबस में अपने? 3, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। क्या याद करना आसान है? स्टार्च किससे मिलकर बना होता है? बात करो यार भाई इधर। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज किससे मिलकर बना होता है? अल्फा ग्लूकोज से। बेटा एमाइलोपेक्टिन अल्फा ग्लूकोज से। दोनों में अंतर क्या है कि एक होता है ब्रांच, एक होता है अनब्रांच। अनब्रांच कौन सा होता है? अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच होता है। कहां 1,4 होंगे, कहां 1,4 1,6 होंगे? अमाइलोज में 1,4 है और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 1,6 है। किसी बच्चे ने अगर स्टार्च याद कर लिया है तो उसको पेपर में वो आराम से जो है सेलुलोज और ग्लाइकोजन भी कर लेता है। सेलुलोज किसकी तरह होता है? अमाइलोज की तरह है। एक डिफरेंस है, अमाइलोज में अल्फा ग्लूकोज है, सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन किसकी तरह होता है? अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। अंतर क्या है कि उसमें ब्रांचेस ज्यादा होती है। क्या यहां तक ठीक है? स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। सही है। क्या यहां तक ठीक है ना? उसके बाद बात कही थी हमने अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड में एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? वीआईपी हॉल में टीटी। कोडिंग तो याद रखनी पड़ेगी आपको, उसके कुछ नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं फिर उसके बाद बात करी प्रोटीन की बात की। प्रोटीन में 3 बातें खास हैं। एक तो है आपका शेप के बेस पर क्लासिफिकेशन, स्टडी के बेस पर है आपका है डीनेचुरेशन। 2 शब्द हैं बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और एक होता है डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल। दोनों में अंतर है। इथेनॉल का डीनेचुरेशन कैसे होता है? हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लोग चुरा लेते हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं, पायरिडीन। क्या यहां तक ठीक है? अगले लेक्चर के अंदर आप आंसर लेके आना, मॉड्यूल लेके आना। अपन क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन जो कि डिस्कस नहीं कर रखा है, डिस्कस करने के बाद अपन इसको पढ़ेंगे।